मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग बहुत सारा चर्चा किए थे ज्योमेट्रिकल फिगर पर। आज हम लोग इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट था वह है लिनियरली डिपेंडेंट और लिनियरली इंडिपेंडेंट। लिनियरली डिपेंडेंट कहने का क्या मतलब है? डिपेंड, जैसे डिपेंडेंट शब्द कहते हैं तो इसका मतलब होता है आश्रित होना, किसी पर डिपेंड होना। और इंडिपेंडेंट शब्द कहने का क्या मतलब होता है? स्वतंत्र होना। तो हम लोग देखेंगे लिनियरली डिपेंडेंट होने के लिए क्या क्या शर्त है, लिनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या क्या शर्त है, उसके विषय में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा लिनियरली इंडिपेंडेंट, और सभी बच्चे मैथमेटिक्स का बुक लेकर के बैठ जाइएगा क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन में भी एरर है और पीछे भी एक्सरसाइज में कुछ कुछ नोट्स में एरर दिया गया है। उस एरर को भी आज हम इंप्रूव कराएंगे, इसलिए आप सभी कोई किताब लेकर के, बुक लेकर के और तब बैठिएगा। हेडिंग दीजिएगा लिनियरली इंडिपेंडेंट फैक्टर, यानी हेडिंग दीजिएगा लिनियरली इंडिपेंडेंट फैक्टर, इंडिपेंडेंट फैक्टर। हिंदी लिखिएगा, किताब से भी लिख सकते हैं हिंदी लिखिएगा रैखिक स्वतंत्र सदिश, रैखिक स्वतंत्र सदिश, लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। देखिएगा, खूब बारीकी से देखिएगा और थोड़ा सा आप अपने पैसेंस को बरकरार रखिएगा। देखिएगा यहाँ लेट वेक्टर A1 कोमा वेक्टर A2 वेक्टर A3 कोमा डैश 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 वेक्टर AN B N नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर। यानी इसका क्या मतलब है जी? A1 A2 A3 डैश 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 AN B n नॉन जीरो वेक्टर है। A1 A2 कहां तक? n तक नॉन जीरो वेक्टर है। नॉन जीरो वेक्टर कहने का क्या मतलब है जी? नॉन जीरो वेक्टर कहने का क्या मतलब है? यानी वह वेक्टर शून्य सदिश नहीं है। सच दैट इस प्रकार से है कि देखिएगा x A1 प्लस x1 है x2 वेक्टर A2 प्लस x3 वेक्टर A3 प्लस डैश 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 xn वेक्टर AN बराबर 0। इस लाइन को खूब बारीकी से देखिएगा क्या लिखे हैं। x1 x2 x3 क्या है जी? स्केलर है, यानी यह वेक्टर A1 A2 A3 n तक वेक्टर दिया गया जिसमें गुना किससे किया गया? x1 x2 x3। यानी यह इस प्रकार है कि अब यहां देखिएगा if स्केलर्स कौन कौन है जी? if स्केलर्स x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर डैश 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 बराबर xn बराबर 0। यदि यह जितना स्केलर दिख रहा है आपको x1 x2 x3 डैश डैश xn, अगर यह सारा डाटा जो है वह स्केलर जो दिख रहा है यह यदि 0 के बराबर आ जाता है तब देन क्या कहते हैं जी? वेक्टर A1 वेक्टर A2 वेक्टर A3 डैश 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 वेक्टर AN आर कैसा वेक्टर होता है? लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। यानी तब A1 A2 A3 डैश डैश AN जो है वह क्या होता है? लिनियरली इंडिपेंडेंट होता है। इसका निकालने का एक और तरीका क्या है कि मान लीजिए कि सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, यानी समीकरण का निकाय, मान लीजिए कोई समीकरण निकाय, इस सारा डाटा को सोल्व किए, इस सारा डाटा इस रूप में आ गया। थोड़ा बारीकी से देखिएगा A1x प्लस B1y प्लस C1z बराबर 0। दूसरा समीकरण मान लीजिए आ गया A2x प्लस B2y प्लस C2
जेड बराबर 0। सुनिएगा बारीकी से, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर 0। और मान लो कि सारा चीज को हम डिटर्मिनेंट में सजाते हैं, और यहां आ गया a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो यदि यहां पर बारीकी से ध्यान से देखिएगा, यदि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया, यानी यहां देखिएगा इफ डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं आएगा, तब देन गिवन वेक्टर आर linearly independent वेक्टर। अब थोड़ा बारीकी से सुनिएगा, क्या आपको शुरू में बताया गया था, क्या थ्योरी था। लिखा गया था यदि a1 a2 a3 an नॉन जीरो वेक्टर है, यानी यह कोई सदिश दिया गया है, वह इस प्रकार दिया गया, ऐसा उसका बनावट है, इस प्रकार से दिया गया कि x1 a1 x2 a3 इतना डैश डैश बराबर 0 हो, जहां इफ स्केलर x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर xn आ गया और इस सब बराबर 0 के आ गया, यानी स्केलर सब बराबर 0 हो गया, जो अदिश राशि दिख रहा है यह सब बराबर 0 हो गया, तब यह जो भी वेक्टर दिया गया a1 a2 a3 डैश डैश an, ये सब कहलाता है लिनियरली इंडिपेंडेंट, यानी रैखिक स्वतंत्र सदिश। लेकिन इसी चीज को बनाने का एक और तरीका, मान लीजिए सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, समीकरण निकाय हम सोल्व किए इसको, हमको इस रूप में समीकरण निकाय मिल गया। उसके बाद क्या किए, हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाले। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, यानी डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, तब जो दिया गया सदिश होता है वह सदिश क्या कहलाता है, लिनियरली इंडिपेंडेंट सदिश कहलाता है। तो पहले तरीका से भी चेक कर सकते हैं, दूसरे तरीका से भी चेक कर सकते हैं। चूंकि जब तक इस पर हम लोग एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे तब तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो यह क्या कह रहा है, इस बात का क्या शाब्दिक मतलब है, इसको हम लोग क्वेश्चन में कैसे प्रयोग करेंगे। हम एक क्वेश्चन बनाते हैं और इस क्वेश्चन में जैसे जैसे इसका प्रयोग किया जाएगा, जो जो बात आपको बताए हैं, तब आपको और ज्यादा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सवाल से भी, क्वेश्चन से भी बहुत सारे थ्योरी क्लियर होते हैं। तो आज हम यह चीज आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, या जितनी बातें हैं उसको नोट कर लीजिएगा। अभी हम एक एग्जाम्पल देते हैं, इस एग्जाम्पल से आपका बाकी जितने भी मन में डाउट्स होंगे वह सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सभी कोई आई होप कि आप लोग बुक ले लिए होंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा। देखिएगा 9 नंबर जो आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है, यही आपके दिमाग में डाउट चल रहा था जी। बहुत सारे बच्चे 9 नंबर आज सवाल कमेंट में पूछे थे। या याद रखिए, आपकी कोई भी ऐसा सवाल जो हल्का भी ट्विस्टिंग है, जिसमें हल्का भी टीचर की हेल्प की आवश्यकता है, हर एक सवाल हम खुद बोर्ड पर ड्राइव करेंगे। इसके लिए आपको कोई चिंता नहीं करना। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जिस प्रश्न को हम छोड़ के आगे निकल जाए। हर एक सवाल को काफी बारीकी से हम लोग चर्चा करेंगे, और तब तक चर्चा करते रहेंगे जब तक खुद यह चीज नहीं लग जाए कि आप सारे बात को समझ चुके होंगे। देखिएगा एक एग्जांपल देते हैं, इसके माध्यम से हम लोग लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर को समझने का जो है वह प्रयास करेंगे। देखिएगा, मान लीजिए एक वेक्टर हम देते हैं अल्फा बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर बीटा बराबर माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, वेक्टर गामा बराबर i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप, i माइनस j प्लस 5k कैप माइनस 2i प्लस 3j माइनस 4k, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप।
है विद्यार्थी सब, देखिएगा बारीकी से। यहाँ पर 3 सदिश दिए गए हैं, अल्फा, बीटा और गामा। हमको साबित करना है कि यह लीनियरली डिपेंडेंट है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट। आइए देखा जाए। सबसे पहले इसको लिखने का तरीका क्या है, तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि जितना भी सदिश दिया गया, जैसे यहाँ है अल्फा, यहाँ है बीटा, यहाँ है गामा, वहां क्या था थ्योरी में, A1, A2, A3, उसमें गुना किससे हुआ था स्केलर, x1, x2, x3। तो सपोज कि यहाँ स्केलर से गुना हो रहा है, इसमें मान लीजिए x से, प्लस इसमें गुना हो रहा है y से, प्लस इसमें गुना हो रहा है z से, बराबर 0। जहां x y z क्या है, स्केलर है, अदिश है, और अल्फा, बीटा और गामा, यह अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा क्या है जी, वेक्टर दिया गया है। अगर आपको बारीकी से नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल रहे हैं उस चीज को सुन लीजिएगा। यहाँ दिया गया है वेक्टर अल्फा बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3 कैप, वेक्टर बीटा बराबर माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और गामा बराबर आई कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप। x इंटू वेक्टर अल्फा प्लस y इंटू वेक्टर बीटा प्लस z इंटू वेक्टर गामा बराबर 0। देखिएगा, तो x इंटू वेक्टर अल्फा, y इंटू वेक्टर बीटा, z इंटू वेक्टर गामा, सब वैल्यू पुट कर दीजिए। अब बारीकी से आप खुद कैलकुलेशन कीजिए। x इंटू वेक्टर अल्फा, तो वेक्टर अल्फा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, y इंटू प्लस y इंटू वेक्टर बीटा माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, प्लस z इंटू गामा i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप बराबर 0। क्या x y z से हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बोलिए नहीं रहा है सब। x y z से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए मल्टीप्लाई कीजिए, तो x से इस सब में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा, x i कैप माइनस 2x j कैप प्लस 3x k कैप माइनस 2y i कैप प्लस 3y j कैप माइनस 4y k कैप प्लस जेड आई माइनस जेड जे कैप प्लस 5z के कैप बराबर 0। अब क्या करो, आई का कोफिशिएंट आई के साथ, जे का कोफिशिएंट जे के साथ, और के वाला के साथ कर लीजिए। तो देखिए, तो आई यहाँ पर कॉमन कर लिए, तो यहाँ क्या बचा x। फिर देखिए आई वाला कहाँ है, यहाँ दिख रहा है आई वाला नहीं, आई कॉमन हो गया, तो यहाँ बच गया माइनस 2i। फिर आई वाला देखिए तो कहाँ है, यहाँ आई कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, प्लस z। चलिए अब आइए जे वाला, तो प्लस जे कॉमन करते हैं, प्लस जे कॉमन करते हैं, तो यहाँ क्या हो गया जी, माइनस 2x, यहाँ क्या हो गया, माइनस 2x। फिर यहाँ जे कॉमन करते हैं, तो यहाँ हो गया प्लस 3y, और यहाँ जे कॉमन करते हैं, तो यहाँ हो गया माइनस z, प्लस के कैप कॉमन करते हैं, तो के कैप में यहाँ आइएगा, तो यहाँ के कैप कॉमन होगा, तो यहाँ बच गया 3x। यहाँ पर के कैप कॉमन कीजिएगा, तो यहाँ बच जाएगा माइनस 4y, और यहां पर बच जाएगा प्लस 5z बराबर 5z बराबर, इसको लिख सकते हैं 0i 0j 0k। समझने के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो i j k का गुणांक तुलना कर दिए, तो क्या आया जी, x माइनस 2i प्लस z बराबर 0। दूसरा माइनस 2x प्लस 3y माइनस z बराबर 0।
तीसरा 3x माइनस 4y प्लस 5z बराबर 0। ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर। अब सुनिएगा खूब बारीकी से, आए विद्यार्थी सब, अब खूब बारीकी से सुनिएगा, जो हम बता रहे हैं उस चीज को खूब बारीकी से सुनिएगा। यहाँ के बाद आपको सवाल को सोल्व करने का 2 तरीका है। क्या क्या तरीका है? पहला कि आप समीकरण 1 2 3 का प्रयोग करके, जैसे आप जानते हो 1 2 3 का प्रयोग करके x y z का मान निकालिए। तो जब इसको 1 2 3 का प्रयोग करके x y z का मान निकालिएगा तो x का मान भी यहाँ 0 आएगा, y का मान भी 0 आएगा और z का मान भी 0 आएगा। क्यों जी? क्योंकि आप डिफिनेशन में पढ़े थे ना कि जो स्केलर राशि से गुना हुआ था x1 x2 x3 डैश डैश x है, तो यह बराबर कितना होता था? 0 के बराबर होता था। यहाँ स्केलर से कितना से गुना हुआ? x से, y से और z से। तो यहाँ पर x भी 0 होगा, y भी 0 होगा और z भी 0 होगा। अर्थात जब इस तीनों समीकरण को आप सोल्व कीजिएगा तो तीनों समीकरण को सोल्व कीजिएगा तो x का मान भी 0 आएगा, y का मान भी 0 आएगा और z का मान भी 0 आएगा। लेकिन ऐसा कीजिएगा तो आपको समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। नहीं तो इसको करने का एक और तरीका है। क्या एक और तरीका है जी? देखिएगा खूब बारीकी, सारा चीज को डिटरमिनेंट में सजा दीजिए। पढ़े थे ना, दूसरा बात बताए थे ना कि या तो यहाँ से आप सोल्व कीजिए तो x का मान, y का मान और z का मान, तीनों मान 0 आएगा। तीनों मान 0 आ गया मतलब स्केलर सब बराबर आ गया 0 के, तो इसका मतलब लिनियरली इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। या तो आप ऐसे बनाइए, या दूसरा तरीका क्या बताए थे कि इन सारा चीज को डिटरमिनेंट में सजाइए और इसको सोल्व कीजिए। तो डिटरमिनेंट का मान 0 के बराबर नहीं आएगा। और जब डिटरमिनेंट का मान 0 के बराबर नहीं आएगा तो इस तरह के जो भी सदिश होते हैं, कौन कौन सदिश है, अल्फा बीटा और गामा, तो वह क्या होंगे? लिनियरली इंडिपेंडेंट। आइए इसको हम लोग डिटरमिनेंट में सजाते हैं। बोलिएगा क्या होगा? 1 माइनस 2 1 माइनस 2 3 माइनस 1 3 माइनस 4 5। सोल्व कीजिए तो डिटरमिनेंट जी क्या होगा? 1 into रो छूट गया, कॉलम छूट गया, क्या बचेगा जी? 3 बचे 15 माइनस 4, यहाँ फिर हो गया प्लस 2, तो 2 ही पूरा खत्म, यानी माइनस 10 प्लस 3 माइनस 10 प्लस 3, ये होगा ना जी माइनस 10 और माइनस माइनस प्लस 3, फिर यहाँ प्लस 1, ये पूरा क्या हो गया जी? 8 माइनस 9, यही ना होगा? अब सोल्व कीजिए तो 15 में से 4 गया 11, या कितना बचा जी? माइनस 10 प्लस 3 कितना हुआ? और माइनस 7, यानी हो गया माइनस 14, आई हो गया माइनस 1, कितना हो गया जी? 11 में से 15 गया, यानी माइनस 4। तो इस पूरा बात का क्या मतलब हुआ जी? डिटरमिनेंट का मान आ गया माइनस 4, अर्थात डिटरमिनेंट का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0। इस लाइन को देखिएगा बारीकी से। अरे विद्यार्थी सब, डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वह 0 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब है, लास्ट में लिखिएगा हैंस हैंस अल्फा बीटा एंड गामा आर लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, इंडिपेंडेंट वेक्टर
यानी इसका मतलब है कि अल्फा बीटा और गामा क्या है, रैखिक स्वतंत्र सदिश है। समझ में आया बात जी? या आप डिटरमिनेंट से नहीं सोल्व करना चाहते हैं तो ये दोनों को सोल्व कीजिए, फिर ये दोनों को सोल्व कीजिए और यहाँ से किसका वैल्यू निकालिए, x का, y का, z का। तो इसको जब आप खूब बारीकी से सोल्व कीजिएगा तो x का मान 0 आएगा, y का मान 0 आएगा, z का मान 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि आप थ्योरी में पढ़े हैं कि लिनियरली जब इंडिपेंडेंट होगा तो जिस स्केलर राशि से गुना होता है, यानी x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर xn बराबर 0 पढ़े थे अभी 2-4-5 मिनट पहले। यहाँ पर स्केलर क्या है, x है, y है और z है। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो x y z का मान क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 0 होगा। तो इसको बनाने में बड़ी समय लगेगा। दूसरा तरीका है कि इसको डिटरमिनेंट में सोल्व करके बनाइए। बुझ रहा है बात ना? जब डिटरमिनेंट में इसको आप सोल्व करके बनाइएगा, डिटरमिनेंट में इसको जब आप सोल्व करके बनाइएगा तो क्या पाइएगा, क्या पाइएगा जी, कि डिटरमिनेंट में जब सोल्व करके बनाइएगा तो अगर डिटरमिनेंट का मान 0 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब है कि यह लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। बाकी कैलकुलेशन आप अपना से जो है सावधानी से कीजिएगा। बस एक ही बात कि डिटरमिनेंट का वैल्यू यदि 0 नहीं आया तो इसका मतलब है कि दिया गया वेक्टर यानी अल्फा बीटा और गामा लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। दिमाग में रहेगा इतना बात जी? आई होप कि अब आप पहचान लीजिएगा कि लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है। देखिएगा लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर पर, लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर पर कुछ और उदाहरण आपको दे रहे हैं। इसको आप घर से बना के लाइएगा, बना के ला के चेक करा लीजिएगा, समझे ना? कल 9 से 10 में याद करके चेक करा लीजिएगा। मान लीजिए पहला वेक्टर अल्फा दिया गया है, वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b प्लस 2 वेक्टर c। वेक्टर बीटा दिया गया है 2 वेक्टर a माइनस 9 वेक्टर b माइनस वेक्टर c। वेक्टर गामा दिया गया है 3 वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b माइनस वेक्टर c। यही है ना? 3 वेक्टर a 2 वेक्टर b माइनस वेक्टर c। वेक्टर बीटा 2 वेक्टर a माइनस 9 वेक्टर b माइनस वेक्टर c। वेक्टर अल्फा वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b प्लस 2 वेक्टर c। यही ना? चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे जी? लिखने का तरीका क्या है, दिमाग में है ना? क्या लिखेंगे? सबसे पहला काम है हियर जो तीनों सदिश है उस सदिश को पहले लिखेंगे वेक्टर अल्फा। मान लीजिए यहां लिख दिए वेक्टर बीटा और यहां लिख दिए वेक्टर गामा। समझे ना? अभी तीनों में क्या करना है, 3 गो अलग अलग स्केलर राशि से यानी अदिश क्वांटिटी से, स्केलर क्वांटिटी से ये तीनों राशि में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा जी? सपोज कि वह तीनों जो स्केलर क्वांटिटी है वह क्या क्या है, x है प्लस y है प्लस z है बराबर 0। याद आ रहा है डिफिनेशन? क्या लिखा थे थ्योरी में? याद करो, x1 a1 x2 a2 x3 a3। जहां x1 x2 x3 क्या था, अदिश राशि था और वेक्टर a1 वेक्टर a2 वेक्टर a3 क्या था, एक सदिश था। यहां क्या हो गया क्वेश्चन में कि x1 x2 x3 के जगह पर स्केलर राशि है, स्केलर है x y z, ये ना? और सदिश के जगह पर a1 a2 a3 के जगह पर क्या है, अल्फा बीटा गामा। समझ रहे हैं बात जी? आगे देखिए, अब सारा डाटा पुट कर दीजिए, यानी x इंटू वेक्टर अल्फा यानी वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b प्लस 2 वेक्टर c। अब आ जाइए प्लस y इंटू वेक्टर b यानी 2 वेक्टर a माइनस 9 वेक्टर b और माइनस वेक्टर c प्लस z इंटू 3 वेक्टर a
प्लस 2 वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी बराबर 0। यही होगा जी। अब जिस तरह x से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी क्या होगा जी, x वेक्टर a माइनस 3x वेक्टर b प्लस 2x वेक्टर c। देखिए तो x वेक्टर a माइनस 3x वेक्टर b प्लस 2x वेक्टर c प्लस 2y वेक्टर a माइनस 9y वेक्टर b माइनस y वेक्टर c प्लस 3z वेक्टर a प्लस 2z वेक्टर b माइनस z वेक्टर c बराबर 0। यही है जी 3za 2zb माइनस zc। दूसरा वाला में क्या है, 2ya माइनस 9yb माइनस yc। फर्स्ट वाला में x वेक्टर a माइनस 3x वेक्टर b प्लस 2x वेक्टर c। अब क्या करेंगे, a b c का कोफिशिएंट सब एक जगह कर लीजिए, नहीं हो जाएगा जी, करो तो यहां हो गया, सपोज करो यहां a वेक्टर कॉमन किए, a वेक्टर कॉमन किए तो यहां बच गया x। फिर देखो तो जी और कहां जो है वेक्टर a दिख रहा है, तो यहां आपको वेक्टर a दिख रहा होगा, तो यहां बच गया प्लस 2 वेक्टर y। अब देखो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ो, a वेक्टर और कहां दिख रहा है जी, यानी 3z वेक्टर a दिख रहा है, यहां से a कॉमन कीजिएगा तो प्लस 3 वेक्टर z, यही होगा जी। फिर आगे देखिए प्लस वेक्टर b कॉमन कीजिए तो b वाला देखिए तो b यहां है, यानी यहां हो गया माइनस 3 वेक्टर x। फिर b देखिए तो कहां है जी, यहां है, तो यहां हो गया माइनस 9 वेक्टर y। फिर b देखिए तो वहां दिख रहा है, यानी प्लस 2 वेक्टर z। कैलकुलेशन आप सावधानी से अपने से करते रहिएगा, तरीका क्या है उस पर आप फोकस कीजिएगा, वे क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, फिर सुनिए, उस पर आप फोकस कीजिएगा। कैलकुलेशन आप खूब बारीकी से करते रहिएगा घर पर। वेक्टर c यहाँ क्या बचा 2x। फिर देखिए तो c कहीं दिख रहा है जी, यानी यहाँ दिख रहा है, तो c के जगह पर c कॉमन हो गया यानी माइनस y। फिर यहाँ देखिए कि c कॉमन हो गया यानी माइनस z बराबर 0। अगला स्टेप क्या कीजिएगा जी, सबका तुलना कीजिए, तो ये हो गया x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 0। फिर देखिएगा माइनस 3x माइनस 9y प्लस 2z बराबर 0। फिर देखिएगा 2x माइनस y माइनस z बराबर 0। ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर। अब बुझ रहा है बात जी। अब यहाँ के बाद आपके पास दो तरीका है, क्या दो तरीका है जी, एक आप 1-2 समीकरण का प्रयोग कीजिए, 2-3 का प्रयोग कीजिए और यहाँ से आप वैल्यू निकालिए, किसका, x का, y का और z का। यहाँ से आप निकालिएगा तो पाइएगा क्या, x का वैल्यू 0 आएगा, y का वैल्यू 0 आएगा, z का वैल्यू 0 आएगा। यही ना 3 को आप स्केलर लिए थे x y z। और जब x y z 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि यह जो वेक्टर दिया गया है अल्फा बीटा और गामा, वह क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन ऐसे करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो हम लोग डिटरमिनेंट से शुरू करते हैं। इसको डिटरमिनेंट में सजाइए, यदि यह इंडिपेंडेंट है तो डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं, सजाया जाए डिटरमिनेंट में इसको। 1 2 3 -3 -9 2 -1 -1
सोल्व किया जाए जी, ये ना डिटरमिनेंट है। आइएगा बारीकी से आप सोल्व कर लीजिएगा, डाटा जो भी आए सोल्व कीजिए। तो ये हो गया 9 आप प्लस 2, 9 प्लस 2 यही होगा 9 प्लस 2 माइनस 2 इंटू, देखिए तो यह पूरा छूट गया, यह पूरा छूट, माइनस प्लस 3 यानी 3 और माइनस 4 यही होगा जी, यानी 3 माइनस 4 प्लस 3 तो क्या होगा जी 3 प्लस 18, 9 2 11, 3 में से 4 गया है विद्यार्थी, -1 और -1 में इसे गुना कीजिएगा प्लस 2, 18 3 21, 21 तिहाई जी 63, कितना हो गया 76 यानी हो गया 76, 63 और 2 65, 10 75 76 यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया 76। इसका मतलब डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिटरमिनेंट का मान 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया विद्यार्थी, इसका मतलब हो गया, इसका रिजल्ट हो गया हेंस, हेंस अल्फा वेक्टर बीटा एंड वेक्टर गामा आर linearly independent vector, independent vector, independent vector। इसका मतलब है कि जो अल्फा वेक्टर दिया गया है, वेक्टर बीटा दिया गया है और वेक्टर गामा दिया गया है, यानी अल्फा बीटा गामा, यह तीनों क्या है लिनियरली इंडिपेंडेंट यानी रैखिक स्वतंत्र सदिश है। अब आप देखे होंगे कि जो आपको सबसे शुरुआती दौर में हम लिनियरली इंडिपेंडेंट के लिए थ्योरी बताए थे, सेम ऐसे कि स्केलर से मल्टीप्लाई हुआ था, स्केलर का वैल्यू 0 के बराबर आ जाना चाहिए या डिटरमिनेंट का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो जिस तरह से आपको थ्योरी बताया गया था, ऐसे ही लिनियरली इंडिपेंडेंट पर आपको 2 एग्जांपल बनाकर एक एक स्टेप से हम आपको बता दिए। आई होप कि लिनियरली इंडिपेंडेंट में किसी भी तरह के बच्चा को अब कोई परेशानी नहीं होगा। अब यहां से जो प्रश्न उठता है वह प्रश्न यह है कि लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर यानी रैखिक आश्रित वेक्टर क्या है, उसके विषय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर क्या है। एक थ्योरी बताए, उस पर आपको 2 एग्जांपल दिखा दिए, फिर रिपीट करना है। यदि आप चेक करना चाहते हो तो सब समीकरण का वैल्यू निकालिएगा, पहले का, दूसरे का, तीसरे का। यहां से आप x y z का मान निकालिएगा, x y z सब आपस में बराबर आएगा और वह बराबर कितना के बराबर 0 के बराबर, लड्डू के बराबर यानी 0 हो जाएगा। ठीक, यह तरीका है। या इसको डिटरमिनेंट में सजाइए, डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के सदिश को लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कहते हैं। आई होप कि आप 1-2 बार वीडियो देखिएगा, रिपीट कीजिएगा, हर एक बात आपको समझ में आ जाएगा। अब आप सभी बच्चे हेडिंग देंगे लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। देखिएगा लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, डिपेंडेंट कहने का मतलब आश्रित, आश्रित सदिश यानी लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, डिपेंडेंट वेक्टर। सेम बात उसी जो जिस तरह से आप इंडिपेंडेंट में लिखे थे सेम बात वही है, बट इसमें कुछ कुछ चेंजिंग है, लास्ट में थोड़ा सा चेंजिंग है। देखिएगा क्या है, उसको बारीकी से समझिएगा। लेट वेक्टर a1 वेक्टर a2 वेक्टर a3 डैश 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 वेक्टर an bn नॉन जीरो वेक्टर
नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर सच दैट इस प्रकार से है कि सच दैट इस प्रकार है, किस तरह है जी? तो जिस तरह पहले वाला में था x1 वेक्टर a1 प्लस x2 वेक्टर a2 प्लस x3 वेक्टर a3 प्लस डैश 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 xn वेक्टर an बराबर 0। विद्यार्थी जिस तरह पहले क्वेश्चन में था सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी है। क्या है? यदि a1 a2 a3 डैश डैश नॉन जीरो वेक्टर है, इस प्रकार है कि x1 a1 x2 a2 x3 a3 डैश डैश xn an बराबर 0 है if स्केलर्स। अब यहां बारीकी से देखिएगा, यहां तक तो सेम था, यह लाइन में चेंजिंग हो रहा है, सेम इसी बेस में इसी लाइन में परिवर्तन हो रहा है। क्या परिवर्तन हो रहा है उसको देखिएगा। इफ स्केलर्स x1 x2 x3 डैश 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 xr आर नॉट ऑल आर 0। बस यही तो एक लाइन का परिवर्तन है जिससे पूरा यह खेल हो रहा है। क्या है? वहां पढ़े थे x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर डैश डैश xn बराबर 0। यहां क्या क्या पढ़ रहे हैं जी कि x1 x2 x3 xr आर नॉट ऑल आर 0। माने यहां पर जो स्केलर क्वांटिटी है ये सब 0 नहीं होगा, यह कुछ भी हो सकता है, यह सब 0 नहीं होगा। इंडिपेंडेंट में क्या पढ़े थे? इंडिपेंडेंट में पढ़े थे x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर डैश 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 xn बराबर सब 0 इंडिपेंडेंट में। लेकिन यहाँ क्या अंतर दिख रहा है? x1 x2 x3 xr आर नॉट ऑल आर 0। माने जितना आपको स्केलर राशि दिख रहा है और दिस क्वांटिटी दिख रहा है और दिस राशि दिख रहा है, यह सब 0 नहीं होगा। यानी 0 को छोड़ के कुछ भी हुआ, 0 को छोड़ के कुछ भी आ गया, स्केलर के जगह पर 0 को छोड़ के कुछ भी आ गया, तो इसका मतलब है यह डिपेंडेंट वेक्टर है। फिर क्लियर कर रहे हैं, सुनिए। इंडिपेंडेंट में बोल रहे थे x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर xn बराबर 0, यानी 0 ही आएगा किसमें? इंडिपेंडेंट में। लेकिन डिपेंडेंट में x1 x2 x3 आर नॉट ऑल आर 0, माने जरूरी नहीं है कि यह सब 0 होगा। यानी 0 के अलावा कुछ भी आया, किसी अंक पर सेटिस्फाइड कर दिया xyz, इसका मतलब है कि यह लिनियरली डिपेंडेंट है। यानी तब देन क्या कहलाएगा जी? देन वेक्टर a1 वेक्टर a2 वेक्टर a3 आर लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। डिपेंडेंट माने आश्रित सदिश, यानी तब यह क्या होगा? आश्रित सदिश। माने x1 x2 x3 सब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा किसी अन्य नंबर पर यदि सेटिस्फाइड कर गया तो इसका मतलब है कि यह डिपेंडेंट वेक्टर है। जैसे इसका भी क्या तरीका है कि मान लीजिए अगर हम कहें समीकरण निकाय, यानी सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन यदि कहें समीकरण निकाय, तो मान लीजिए इसको भी जब हम सोल्व करेंगे तो किस रूप में आएगा? a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर 0 आएगा ना। अब इसमें भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 निकालेंगे ना। तो अब तो दिमाग में आपका एक बात बैठ गया होगा कि लिनियरली इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र के लिए डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं होना चाहिए। यही ना पढ़े थे पीछे। तो इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? इस लिनियरली डिपेंडेंट के लिए क्या पढ़ेंगे कि जिसमें डिटर्मिनेंट का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो देखिएगा, यानी इसका मतलब है कि इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट का मान 0 आ गया देन माने तो
गिवन वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। डिपेंडेंट का मतलब होता है आश्रित, डिपेंडेंट यानी लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। विद्यार्थी सब, और पूरा बात का एक लाइन में क्या निष्कर्ष है? एक और बात नोट में एक और बात यहां लिख लीजिएगा। ये सारा चीज जब लिख लीजिएगा यहां से यहां तक, सुनिए क्या पहले लिखिएगा, ये पूरा लाइन लिखिएगा, उसके बाद समीकरण निकाय लिखिएगा, उसके बाद डिटरमिनेंट लिखिएगा, उसके नीचे ई लिखिएगा कि इफ डिटरमिनेंट बराबर 0 देन गिवन वेक्टर आर लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। सबसे लास्ट में क्या लिखिएगा सुनिएगा, सबसे लास्ट में अगर दो गो वेक्टर दिया गया तब क्या लिखिएगा, टू वेक्टर्स आर लिनियरली, दिख रहा है इधर, लिनियरली डिपेंडेंट if and only if they are parallel। सुनिएगा निष्कर्ष, लिखिएगा कैसे, फिर सुन लीजिए। सबसे पहले ऊपर से लिखते लिखते आइएगा, यहां तक लिखिएगा, उसके बाद सीधे उसके बाद आपको कहां लिखना है, यानी यह जो घेर रहा है यह लिखना है। इसके बाद आप इस डाटा को लिखिएगा, ऊपर वाला यह चारों लाइन 1 2 3 4 चारों लाइन लिखने के बाद ये जो गोला किया है इसको लिखिएगा, उसके जस्ट नीचे इसको लिखिएगा, और उसके जस्ट नीचे इसको लिखिएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और सबसे लास्ट में लिखिएगा इसको, क्या यह सबसे लास्ट में क्या लिखना है, फिर से बोल देते हैं सुनिएगा, टू वेक्टर्स are linearly dependent if and only if they are parallel। इसका मतलब है कि अगर दो गो पैरेलल सदिश दिया गया है तो वह दोनों पैरेलल सदिश आपस में क्या हो गया, लिनियरली डिपेंडेंट होगा। नोट में लिखिएगा कि दो पैरेलल सदिश हमेशा लिनियरली डिपेंडेंट होते हैं, यानी रैखिक रूप से आश्रित सदिश होते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू वेक्टर आर लिनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ एंड, यहां लिख लीजिएगा इफ एंड ओनली इफ दे आर पैरेलल। इफ एंड ओनली इफ दे आर पैरेलल। माने यदि कोई दो वेक्टर पैरेलल है तो निश्चित तौर पर वह लिनियरली डिपेंडेंट होगा, रैखिक आश्रित होगा। अब इस पर भी कुछ सवाल आपको देते हैं, आपका यह बात क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल देने के पहले आप सभी बच्चे अपना अपना बुक खोलिएगा, किताब खोलिएगा, और इसमें कुछ आपको हम सुधारने के लिए दे रहे हैं, कुछ इंप्रूव करना है, उसको पहले सभी विद्यार्थी जो है वह इंप्रूव कर लेंगे। जो हम पेज पर बोल रहे हैं वह पेज जो है आप खूब बारीकी से खोलिएगा और उन सारे चीजों को जो है बारीकी से सुधार लीजिएगा। हम पेज बोल रहे हैं, आप सभी को अपना अपना बुक खोल लीजिए और हम जो पेज बोल रहे हैं उस पेज में आ जाइए। सबसे पहले चलिए सभी को याद जाइए, हिंदी मीडियम वेक्टर अलजेब्रा किताब में पेज नंबर 25.55 इसमें एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9। सभी कोई किताब निकालिए, सभी विद्यार्थी बुक निकालिए, अब पेज नंबर 25.55 में एग्जाम्पल 9 को सुधारना है। देखिएगा कि एग्जाम्पल 9 जब बनाया गया है तो एग्जाम्पल 1 में डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आया है वह 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर जी, 0 के बराबर नहीं है। तो आप थ्योरी क्या पढ़े हैं कि इस तरह का जो सदिश होता है उसको बोलते हैं लिनियरली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है जी, यानी लिनियरली इंडिपेंडेंट यानी इसका मतलब होता है रैखिक
स्वतंत्र, स्वतंत्र, लेकिन यहां दिया गया है रैखिक आश्रित, तो सभी विद्यार्थी आश्रित को काट करके वहां बना दीजिए स्वतंत्र। दिमाग में रहेगा यह बात जी, रैखिक आश्रित जो दिया गया है, आश्रित को काट दीजिए, अब बना दीजिए स्वतंत्र। किस पेज में, एक और पेज आगे थोड़ा सा पलटिए, यानी पेज नंबर 25.56, जो रैखिक आश्रित दिया गया है, आश्रित को काट दीजिए और उसको अब बना दीजिए स्वतंत्र, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर नहीं होता है तो उस तरह के जो भी वेक्टर होते हैं वह वेक्टर कहलाते हैं रैखिक स्वतंत्र, यानी लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो आप इसको सुधार लीजिएगा। अब थोड़ा सा आपको एक पेज और थोड़ा सा पीछे पलटिएगा और उस पेज में आइएगा, आपको एक और चीज यहां दिखाना है। इतना सुधार लिए जी, एग्जाम्पल 9 सुधार लीजिए, आ जाइए। अगर यहां तक आप कर लिया है तो सभी बच्चे आ जाएंगे अब पेज नंबर 25.19 में। 25.19 में आप देखिएगा, कहीं इसमें आपको दिख रहा होगा लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, इसमें दो नोट्स आपको दिख रहे होंगे। 25.19 में लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कहीं आपको दिख रहा होगा और उसके नीचे नोट में दो नोट दिया गया है। पहला नोट है दो सदिश रैखिक आश्रित होते हैं, रैखिक आश्रित माने लिनियरली डिपेंडेंट होते हैं यदि और केवल यदि वे समांतर होते हैं। यही ना लास्ट में हम लिखाए थे आपको नोट में कि यदि दो वेक्टर समांतर वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है, तो वह क्या होते हैं, लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होते हैं, यानी रैखिक रूप से आश्रित सदिश होते हैं। यह नोट नंबर जो आपका पहला है कि दो सदिश, देखिएगा बीचों बीच पेज के 25.19, दो सदिश रैखिक आश्रित होते हैं, माने लिनियरली डिपेंडेंट होते हैं यदि ये दोनों क्या हो, समांतर हो। इतना सुधार लीजिएगा और इस पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। अब आपको हम एक एग्जांपल देते हैं, लिनियरली क्या है, लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। बस एक एग्जांपल देखिएगा, इस तरह से आपका यह चैप्टर जो है वह समाप्त हो जाएगा। लास्ट एक जो है एग्जांपल है कि एक क्वेश्चन देखिएगा कि वेक्टर अल्फा बराबर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप और वेक्टर बीटा बराबर 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप दिया गया है जी। तो चूंकि देखिएगा लिनियरली डिपेंडेंट में उदाहरण दे रहा है, देखिएगा वेक्टर b बराबर क्या है, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप। तो वेक्टर b बराबर दो कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप बचेगा। तो वेक्टर b बराबर, b नहीं ना है जी, सब जगह बीटा कर दीजिए, बीटा कर दीजिए, यानी वेक्टर बीटा बराबर 2 इंटू वेक्टर अल्फा। विद्यार्थी तो एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम आ गया, एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम आ गया, इसका मतलब वेक्टर बीटा पैरेलल है वेक्टर अल्फा का। क्यों, क्योंकि वेक्टर बीटा बराबर लैम्डा टाइम वेक्टर अल्फा, वेयर लैम्डा बराबर 2। तो इसका मतलब है कि बीटा पैरेलल है अल्फा का, तो हेंस अगर पैरेलल आ गया तो हेंस वेक्टर अल्फा एंड वेक्टर बीटा आर क्या होगा जी, लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर यानी रैखिक आश्रित सदिश। डिपेंडेंट का हिंदी क्या होता है, आश्रित, यानी लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, समझे। या ये हो गया आपका, या इसी को ऐसे भी चेक कर सकते हैं, क्या तरीका क्या है लिखने का, x इंटू वेक्टर अल्फा प्लस y इंटू वेक्टर बीटा बराबर 0। तो x इंटू वेक्टर अल्फा के जगह पर लिख लीजिए i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप और y इंटू वेक्टर बीटा के जगह पर लिख लीजिए 2i प्लस 6j प्लस 10k।
आपका आंसर यहीं पर समाप्त हो गया। दो वेक्टर पैरेलल मिल गया, इसका मतलब है लिनियरली डिपेंडेंट है, यहीं पर समाप्त हो गया। इसको बनाने का एक दूसरा तरीका भी बता रहे हैं जो अभी हम लोग पढ़े हैं। तो क्या हम लोग लिखते हैं, दो गो जो वेक्टर दिया गया उसमें दो गो स्केलर से गुना कर दिए, यानी इस रूप में आ गया इतना बराबर 0। अब इसको चेक कीजिए, यहाँ क्या पढ़े हैं कि डिपेंडेंट में एक्स वाई का मान सेम नहीं आना चाहिए। एक्स वाई का मान 0 के अलावा कुछ भी आया, एक्स वाई का मान 0 के अलावा कुछ भी आया तो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। तो अपने मन से कुछ एक्स का मान रखिए। तो अगर मान लीजिए हम एक्स का मान रखते हैं, एक्स का मान रखते हैं 2 और वाई का मान रखते हैं -1, तो रख के चेक कीजिएगा। एक्स का मान 2 रखेंगे तो x के जगह पर 2 रखेंगे तो 2i प्लस 6j प्लस 10k, और y के जगह पर -1 रखेंगे तो -2i माइनस 6j प्लस -10k, यही है ना। तो इसका मतलब हो गया कि सब कट गया, सब कट गया यानी क्या हो गया, बराबर 0 हो गया। इसका मतलब है कि x के मान 2 पर और y के मान -1 पर सेटिस्फाइड कर गया। अर्थात यहाँ देख रहे हैं x का मान जो है 2 है और y का मान -1 है, इस पर सेटिस्फाइड कर गया, बराबर 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि x y का मान क्या पढ़े थे लिनियरली डिपेंडेंट में कि x1 x2 x3 आर नॉट ऑल आर 0, माने जरूरी नहीं है कि सब 0 है, तो अलग अलग आ गया, यानी 2 पर और 1 पर क्या कर दिया, -1 पर सेटिस्फाइड कर गया। इसका मतलब है कि अल्फा अल्फा बीटा क्या है, डिपेंडेंट वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, डिपेंडेंट। और वही जब इनडिपेंडेंट रहता तो x और y का मान जब आता तो सिर्फ और सिर्फ 0 आता, 0 के अलावा कुछ नहीं आता। इंडिपेंडेंट रहता तो यहाँ x के जगह पर 0 रखते और y के जगह पर भी 0 रखते तो भी सिर्फ सेटिस्फाइड होता, इसके अलावा कहीं सेटिस्फाइड नहीं होगा। लेकिन जो भी इस तरह का फॉर्म 0 के अलावा कहीं किसी और नंबर पर भी सेटिस्फाइड कर जाए, यानी इसका मतलब है कि x y प्रत्येक स्केलर का मान 0 पर ही खाली सेटिस्फाइड नहीं होगा, किसी और नंबर पर भी सेटिस्फाइड हो गया, इसका मतलब है कि यह क्या है, डिपेंडेंट है। तो आपको यह बहुत देखने की आवश्यकता नहीं है। एक लाइन में कि यदि कोई दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर है, समानांतर सदिश है, तो सीधा मतलब है कि वह दोनों लिनियरली डिपेंडेंट होंगे। बुझा रहा है बात। इसको फिर इसी मेथड से आगे लेकर चलिएगा, डिटरमिनेंट में सजाइएगा तो डिटरमिनेंट का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से आप लिनियरली डिपेंडेंट और आप लिनियरली इंडिपेंडेंट निकाल सकते हैं। लिनियरली डिपेंडेंट निकालने के लिए दो वेक्टर दिया है, दोनों पैरेलल है, माने लिनियरली डिपेंडेंट। या इसको जिस रूप में सजाते हैं ऐसे सजाइए, एक्स वाई का मान 0 के अलावा भी किसी और नंबर को सेटिस्फाइड कर गया, जैसे यहाँ 2 पर और y पर 2 यहाँ रखे या -1 रखे तो सोल्व करने पर बराबर 0 आ गया ना, यानी 0 के अलावा किसी अन्य नंबर पर भी सेटिस्फाइड हो गया, इसका मतलब है कि यह डिपेंडेंट है। और वही सिर्फ 0 पर सेटिस्फाइड होता था तो इंडिपेंडेंट था। समझ रहे हैं ना बात। इस तरह से आपका यह पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। खूब बारीकी से आज की वीडियो को आप 2 बार 3 बार पढ़िएगा, जो किताब में सुधरवाए हैं वह सुधार लीजिएगा, और इस तरह से आपका पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। और आप बारीकी से इन सारे चीजों को अच्छा से असाइनमेंट बना के हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। इस सवाल में लगभग जितने क्वेश्चन थे वह सारे क्वेश्चन जो है, ये सभी क्वेश्चन जो है हम सोल्व कर दिए हैं। कल से आपका डॉट प्रोडक्ट शुरू होगा। ऑब्जेक्टिव आप बनाइएगा, जिस दिन वेक्टर 3D प्लेन फाइनल सब सब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा तब एक दिन जो है लगातार 1-2 दिन समय लेकर के टोटल ऑब्जेक्टिव हम करा देंगे। कल हम लोग का शुरू होगा डॉट प्रोडक्ट, यानी स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट शुरू होगा। आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके पहले आप जितने बात पढ़े हुए हैं उन सारी बातों को रिवीजन कर लीजिए। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, जो जितना पसीना गिराएगा फ्यूचर में उसको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। इसलिए समय है, आपने शरीर का एक एक कब्जा, जो एक एक रक्त का एनर्जी है, वो हर एक एनर्जी जो है आप डाल दीजिए अपने परिश्रम में। जितना अभी तक पढ़े हैं उन सारे चीजों का असाइनमेंट बनाइए, प्रैक्टिस बार बार कीजिए। असाइनमेंट का भी सब क्वेश्चन का बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। कल से हम लोग का डॉट प्रोडक्ट शुरू होगा। आई होप कि यहाँ तक आप सब कंप्लीट कर लिए होंगे। फिर हम लोग कल मिलते हैं। बाकी आप सबों के बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।